वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लॉ मित्रम। आज हम राजस्थान में आने वाले राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022 पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके पहले हमने 1992 वाले एक्ट को पढ़ लिया, समझ लिया। अब आज हम देखेंगे 2022। जब हम ऑलरेडी 1992 वाले एक्ट को पढ़ चुके हैं, वो भी इसी से ही डील करता है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन से ही डील करता है एक्ट। और ये 2022 वाला भी एक्ट इसी से डील करता है। तो इन दोनों में पहले क्या डिफरेंसेस हैं, हमें क्यों 2022 वाला एक्ट की ज़रूरत पड़ी, क्या चीज़ें इसमें डिफ़र करती है 1992 के एक्ट से, पहले हम वो देखते हैं, फिर हम 2022 के एक्ट को समझेंगे। तो बेसिकली आप पहले ये देखिए कि 1992 और 2022 के एक्ट में क्या डिफरेंसेस थे और क्या ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी 1992 का एक्ट था इस चीज़ से डील करने के लिए। तो 2022 के एक्ट की क्या ज़रूरत पड़ी, पहले तो यही चीज़ें समझ लेते हैं कि क्यों हमको ज़रूरत पड़ी, क्या नीड थी। 1992 का जो एक्ट है ना, ये 1992 में बना हुआ। दोनों ही एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट तो यही है, टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्ट यही है, टू कर्ब द ऑफेंसेस रिलेटेड टू द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन द पब्लिक एग्जामिनेशन। दोनों ही एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। फिर क्यों नीड पड़ी कि 1992 का अलग एक्ट जब ऑलरेडी था तो 2022 का एक्ट बनाने की, और क्यों हमने 1992 के एक्ट को अभी तक रिपील्ड नहीं किया जब हमारा ऑलरेडी 2022 का एक्ट बन गया है। तो पहले समझो कि 1992 का जो एक्ट था वो बहुत पुराना एक्ट है, मतलब 1992 का 3 डिकेड्स पास आउट हो गए हैं जब हमारे 1992 का एक्ट बना था तब। उसके बाद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना, इंस्ट्रूमेंट, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो अलग एआई के हैं, माइक्रोफोन्स, माइक्रोचिप्स, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई है जो 1992 के एक्ट के टाइम पे नहीं थी। जब वो एक्ट बना था तब वो चीज़ें इतनी डेवलप्ड नहीं थी, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। और अब जो ये इतने ट्रेंड्स बढ़ गए हैं इन सब चीज़ों में, जिससे कि जो लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स है और अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इनसे क्या हुआ था ना कि जो ये लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स और सारी बढ़ चुकी थी, इससे जनरल पब्लिक को भी नुकसान था, प्लस स्टेट गवर्नमेंट को भी नुकसान था। अब जनरल पब्लिक को कैसे नुकसान था, अब जनरल पब्लिक के लिए देखा जाए तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब देयर मस्ट बी इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। प्लस सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर 14 भी यही डील करता है, इक्वलिटी इन प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनस, है ना, एवरी सिटीजन्स। तो अब जब ये दो आर्टिकल्स हमको दे रखे हैं तो इसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा था लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स और अनफेयर मीन से, क्योंकि एक इंसान वो है जिसको पेपर मिल जा रहा है, वो पास हो जा रहा है, और एक इंसान वो है जो बहुत मेहनत कर रहा है फिर भी पास नहीं हो पा रहा है, फिर भी एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पा रहा है, और इससे इनकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फ्रिंज हो रही है कहीं ना कहीं, है ना, और पब्लिक पॉलिसी के भी अगेंस्ट ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट को क्या इससे प्रॉब्लम हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये है कि जब लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हो जाता है तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को फिर से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवानी पड़ती है, सारे एक्सपेंसेस, सारे कॉस्ट, सारे दिक्कतें, वापस सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। इससे स्टेट गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी पे भी अफेक्ट आ ही रहा था। ठीक है, अब 1992 का जो अमेंडमेंट था ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीज़ों से डील करता था, और 2022 का जो अमेंडमेंट है वो
कैसे डिफ़र करता है 1992 के अमेंडमेंट से, एक्ट से, वो देख लेते हैं। अब जो 2022 का एक्ट है, इसमें ऑटोनॉमस बॉडीज़ की भी बात की है, बॉडीज़ की बात की है, कॉरपोरेशंस की बात की है, बोर्ड्स की बात करी है, अदर लोकल अथॉरिटीज़ की बात करी है, जो कि 1982 के एक्ट में नहीं थी। इसके बाद जो ट्रेंड्स अब यूज़ हो रहे हैं, जो टैक्टिक्स अब यूज़ हो रही हैं लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स में, वो उस टाइम पे नहीं थी और उससे वो डील नहीं करता था 1992 का एक्ट, इसलिए 2022 का एक्ट हमको लाना पड़ा। ठीक है, अब ये जो 1992 का एक्ट है, ये रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशन से डील नहीं करता, ये अब सिर्फ और सिर्फ राजस्थान एजुकेशनल बोर्ड जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं उनसे डील करेगा, यूनिवर्सिटीज़ जो भी है उनसे डील करेगा जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा रही है, और ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ है उनसे डील करेगा। लेकिन जो बाकी रिक्रूटमेंट्स की सारी एग्ज़ाम है जिसमें कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट हो रहा है किसी पोस्ट पे, तो वो सारी एग्जामिनेशंस को डील करेगा अब 2022 वाला अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो पेनल्टीज़ की बात करते हैं। पेनल्टीज़ 2022 के अमेंडमेंट में बहुत स्ट्रिगनेंट है, मतलब देखा जाए तो इम्प्रिजनमेंट भी 10 ईयर्स तक का है, और फ़ाइन जो है वो 10 लाख से 10 करोड़ तक की फ़ाइन इसमें प्रोवाइड की गई है, जबकि 1992 के अमेंडमेंट में 1992 के एक्ट में इतनी स्ट्रिगनेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग टू दी पनिशमेंट्स एंड पेनल्टीज़ नहीं था। इसके बाद देखें तो इसमें अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करी है, इसमें कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करी है, इस जो कि 1992 के एक्ट में नहीं था। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेन प्रोविज़न इसमें डेजिग्नेटेड कोर्ट की बात करी है। डेजिग्नेटेड कोर्ट मतलब क्या? डेजिग्नेटेड कोर्ट मतलब सेक्शन नंबर 17 में स्टेट गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड कोर्ट इस्टेब्लिश करेंगी विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, जो कि जो इसमें जो ऑफेंसेस थे सेक्शन नंबर 3, 4, 5 जो हमारे पुराने एक्ट में हमने पढ़े हैं, वो उसके लिए कोई भी एक कोर्ट असाइन नहीं था कि इनके सामने ट्रायल होगी, लेकिन नए वाले एक्ट में मतलब 2022 के एक्ट में एक कोर्ट डेजिग्नेटेड कोर्ट के नाम से हमने इस्टेब्लिश करा है, प्रोवाइड करा है इस एक्ट के थ्रू, जिसमें इसके सामने ट्रायल कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, अब इसके पहले वाले जो एक्ट था उसमें कहीं भी प्रोविज़न नहीं था कि अगर कोई भी ऑफेंसेस इंस्टीट्यूशन या एलएलपीज़ या जो मैनेजमेंट्स वगैरह के थ्रू होते हैं ऑफेंसेस, वो ऑफेंसेस यहाँ पे कवर्ड नहीं थे 1982 में, और जो एक्सपेंसेस था वो भी स्टेट गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता था। लेकिन 2022 के अमेंडमेंट में एक्ट में जो अब एक्सपेंसेस हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशन या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या मैनेजमेंट के थ्रू ऑफेंसेस हुए हैं, तो इनको अब इनके एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। जितने भी एग्जामिनेशंस होंगी उनके एग्जामिनेशंस के जो कॉस्ट है वो अब उनको देनी पड़ेगी। इसीलिए अब ये 1992 के जो एक्ट है इसमें इतने सारे ड्रॉबैक्स होने के कारण और इसके इतने प्रोविज़न स्ट्रिगनेंट ना होने के कारण 2022 का एक्ट ये डील करता है। और अभी भी हमने इसलिए रिपील नहीं किया क्योंकि कुछ एग्जामिनेशंस ऐसी हैं जिससे 1982 का एक्ट अभी भी डील करता है, और 2022 का एक्ट अलग एग्जामिनेशन जो रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होती है वो एग्जामिनेशन से डील 2022 करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 2022 का अमेंडमेंट। इसमें सबसे पहले तो यही देखो कि जो ये राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट है, इन रिक्रूटमेंट एक्ट है। ठीक है, अब एक्ट नंबर 6 ऑफ 2022 इसकी गवर्नर की असेंट मिली थी 5th डे ऑफ अप्रैल 2022 में। प्रीएम्बल ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का। ऑब्जेक्ट यही प्रोवाइड करता है कि इफेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड करना टू प्रिवेंट एंड कर्ब। देखो, प्रिवेंट करना, कर्ब करना, क्या ही दो ही चीज़ को, वो पहले वाला एक्ट भी दो ही चीज़ को प्रिवेंट और कर्ब करना चाहता था, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड अनफेयर मीन्स एट पब्लिक एग्जामिनेशंस। ये दोनों ही चीज़ों को पहले वाला एक्ट भी यही प्रोवाइड करता था। बट द थिंग इज़ द डिफरेंस यहाँ आता है कि जो सेक्शन नंबर 17 है वो प्रोवाइड करता है डेजिग्नेटेड कोर्ट्स को, कि ये एक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा डेजिग्नेटेड कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। मतलब जो भी इस एक्ट में ऑफेंसेस होंगे उस एक्ट के उस ऑफेंसेस की ट्रायल के लिए एक डेजिग्नेटेड कोर्ट्स
प्रोवाइड करता है ये एक्ट, ठीक है। इसके बाद जो भी इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेशनल मैटर होंगे, मतलब जो भी सप्लीमेंट्री इसके मैटर्स होंगे, कनेक्टेड मैटर्स होंगे, वो उससे भी डील करेगा ये एक्ट, ठीक है। 73rd रिपब्लिक, जब हमारा इंडिया रिपब्लिक हो गया था तो 73rd ईयर में ये एक्ट बना था बाय दी लेजिस्लेचर ऑफ राजस्थान, ठीक है। इसका एक्ट का टाइटल तो हमको पता ही है, शॉर्ट टाइटल क्या है, नाम है ना, द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। ये एक्सटेंड कहाँ करता है, तो स्टेट ऑफ राजस्थान, पूरे राजस्थान पे एक्सटेंड करता है। अच्छा, क्या इंडिया के लिए भी कोई एक ऐसा एक्ट है जो डील करता हो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स के लिए? तो ऐसा अभी एक्ट तो नहीं है, लेकिन बिल ज़रूर पेंडिंग है 2024 का ही, जिसमें जो ये बिल है ये अभी पास तो नहीं हुआ है, एक्ट नहीं बना है, बिल ही है। और ये जो बिल है ये जेई है ना, यूपीएससी और बाकी जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स हैं इनसे रिलेट मतलब इनसे कनेक्टेड है ये बिल, और ये जल्दी ही एक्ट बनने वाला है। लेकिन अभी तो स्टेट ऑफ राजस्थान में यही वाला एक्ट चलने वाला है ना, और 992 वाला दोनों, ठीक है। ये कब फोर्स में आया था, तो ये 12 अप्रैल 2022 में इन्फोर्समेंट में आ गया था। आगे देखते हैं कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है। तो वो सारे वर्क्स या वो सारे चीज़ें बता के रखी है इस डेफिनेशन में, जो कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन मतलब पब्लिक एग्जामिनेशन के कंडक्ट में इंक्लूड होती है। तो वो सारे वर्क्स जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, ओएमआर शीट, रिजल्ट शीट या इवैल्यूएशन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से रिलेटेड है। मतलब जैसे प्रिपरेशन, अगर क्वेश्चन पेपर का प्रिपरेशन, ओएमआर शीट का प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, उनका सुपरविजन, उनकी कोडिंग, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी स्टोरिंग, उनका ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन, इन सब का अगर कोई काम कर रहा है तो वो कहा जाएगा कि वो क्या कर रहा है, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन का काम कर रहा है। एग्जामिनेशन अथॉरिटी क्या होती है? एग्जामिनेशन अथॉरिटी वही अथॉरिटी होती है जो शेड्यूल नंबर 1 में बता के रखी। एक होता है देखो एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ये अथॉरिटी है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और आगे हम देखेंगे कि पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होता है, वो सेकेंड शेड्यूल में बता के रखी है। पब्लिक अथॉरिटी फर्स्ट शेड्यूल, पब्लिक एग्जामिनेशन सेकेंड शेड्यूल। पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन आ जाएगा? आरपीएससी, अगर है ना, राजस्थान हाई कोर्ट, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, कोई भी एजेंसी या रिक्रूटमेंट कमेटी जो भी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़, बोर्ड सेकेंडरी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रमोशन बोर्ड जयपुर, ऑन बाय दी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑन बाय द स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें अथॉरिटी जो भी नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट हो, ये भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी की कैटेगरी में आएंगी। एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है? तो एग्जामिनेशन सेंटर में 3 चीज़ बता के रखी है। देखो पहला तो क्या है, कोई भी सारा इंस्टीट्यूशन या उसका कोई भी प्लेस जो कि फिक्स्ड की गई हो, किसके थ्रू? पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के थ्रू। एग्जामिनेशन अथॉरिटी के थ्रू जो भी फिक्स्ड की गई हो या जो भी यूज्ड की जा रही हो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे एग्जामिनेशन सेंटर के डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। और इसी के साथ साथ जो एग्जामिनेशन सेंटर के प्रीमाइसेस अटैच्ड हैं, मतलब कोई भी ऐसी प्रीमाइसेज है जो अटैच्ड है एग्जामिनेशन सेंटर से, वो भी सारा एग्जामिनेशन सेंटर के डेफिनेशन में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये एक हॉल है, इसमें एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स्ड किया हुआ है इस हॉल को, पर इसके पास में अगर कोई ऑफिसेज हैं, कोई ग्राउंड है या कोई रूम्स हैं, वो सारी चीज़ें भी इस एग्जामिनेशन सेंटर के डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि वो प्रेमाइसेस इंटायर प्रेमाइसेस अटैच्ड है। तो मतलब जो भी एग्जामिनेशन सेंटर से प्रेमाइसेस अटैच्ड हैं वो भी एग्जामिनेशन सेंटर की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएंगी। अब एग्जामिनी में समझो, एग्जामिनी में 2 लोग जनरली इंक्लूड होते हैं जिनके भी फेवर में एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं। एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं मतलब जिनको भी परमिशन ग्रांट हो गई है टू अपीयर इन पब्लिक एग्जामिनेशन, वो सारे एग्जामिनी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। साथ ही अगर कोई पर्सन जो हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप या जो भी अनकैपेबल होते हैं, इनकैपेबल होते हैं एग्ज़ाम देने में,
इनकेपेबल इंसान मतलब जो देख नहीं सकता है या जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकता है विदाउट एनी स्क्राइब। स्क्राइब मतलब एक पर्सन को अपॉइंट करता है जो उनके बिहाफ में एग्ज़ाम देता है और इनके सुपरविजन में एग्ज़ाम देता है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जिसके फेवर में रिलीज हो गए, मतलब जिनको परमिशन ग्रांट हो गई हो एग्जामिनेशन में अपीयर होने की, वो सारे पर्सन्स भी एग्जामिनी की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएंगे। प्लस स्क्राइब, जो भी स्क्राइब है ना, जो भी स्क्राइब पर्सन है ऑथराइज करे हुए हैं एज एन स्क्राइब, वो सारे लोग भी इसके एग्जामिनी की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएंगे। अब पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होता है? अभी हमने देखा एग्जामिनेशन ऑथोरिटी कौन सी होती है, वो कहाँ है? शेड्यूल नंबर 1 में। अब पब्लिक एग्जामिनेशन शेड्यूल नंबर 2 में है कि वो सारी एग्जामिनेशन जो स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, ऑथोरिटीज़, बोर्ड्स, कॉरपोरेशन कंडक्ट करवाती है, वो सारी बता के रखी है शेड्यूल नंबर 2 में। अब शेड्यूल नंबर 2 देखते हैं कि क्या है। देखो शेड्यूल नंबर 2 में बता के रखा है कि सेक्शन नंबर 2E के रिगार्डिंग जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन क्या क्या होंगी। एग्जामिनेशन जो कि आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, फॉर एग्जांपल जेएलओ, ठीक है, या जो भी आरपीएससी की एग्ज़ाम्स होती होंगी, वो सारी एग्जामिनेशन। राजस्थान हाई कोर्ट जो कंडक्ट करवाती है, मतलब जुडिशरी, एलडीसी, अदर जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती होंगी राजस्थान हाई कोर्ट, वो सारी एग्जामिनेशंस भी पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन में आएगी। स्टाफ इलेक्शन बोर्ड अगर कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, कोई भी अथॉरिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड या इंगेज बाय स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी देखो, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बात करके रखिए। क्यों? क्योंकि ये अगर फंडेड यूनिवर्सिटीज़ या राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है ना, अगर ये रिक्रूटमेंट अथॉरिटी वाली या रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही होती है, तो ही ये 2022 के अमेंडमेंट से या 2022 के एक्ट से गवर्न होंगी। और जितनी भी अदर एग्जामिनेशन होंगी इसके रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल 10th की एग्जामिनेशन, 12th की एग्जामिनेशन, या कोई भी सेमेस्टर्स एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, वो सारी एग्जामिनेशन 1992 के एक्ट से ही गवर्न होंगी। इसीलिए ये रिक्रूटमेंट, बार बार ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 के एक्ट से गवर्न होंगी, ठीक है। एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, जयपुर के अगर थ्रू कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है तो वो भी ऑन बाय स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ है ना, PSUs जो भी, और अदर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एजेंसी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी एग्जामिनेशन भी पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन में आएंगी। अब अनफेयर मीन्स हमको 2 तरीके से पढ़ना होता है। एक हमको पढ़ना है एग्जामिनी की रिलेशन से, और एक पढ़ना है हमको कोई भी पर्सन जो कि एग्जामिनी भी उसमें इंक्लूड होता है। अब ये अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ही पूरा सेक्शन, कहीं ना कहीं पूरा एक्ट डील करता है। सेक्शन नंबर 10 में जब हम पेनल्टी और पनिशमेंट देते हैं तो वो इसी डेफिनेशन के बेसिस पे दी जाती है आपको पनिशमेंट और पेनल्टी, ठीक है। आप एग्जामिनी की नज़र से देखें तो एग्जामिनी के व्यू पॉइंट से अगर हम देखना चाहें तो अगर एग्जामिनी कोई भी अनऑथराइज्ड हेल्प ले रहा है किसी भी पर्सन से या ग्रुप ऑफ पर्सन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या कोई भी मटेरियल की मदद से हेल्प ले रहा है, मटेरियल के साथ रिकॉर्डेड, प्रिंटेड, रिटर्न फॉर्म में, कैसे भी अगर कोई मटेरियल की हेल्प ले रहा है, या तो फिर वो यूज़ कर रहा है कोई भी गैजेट या इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इंस्ट्रूमेंट अगर कोई भी यूज़ कर रहा है, तो वो कहा जाएगा कि वो एग्जामिनी अनऑथराइज मीन्स यूज़ कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन या लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? इन रिलेशन टू एग्जामिनी, एग्जामिनी की रिलेशनशिप में देखा जाए तो कोई भी अनऑथराइज हेल्प लेना इन पब्लिक एग्जामिनेशन, किससे? फ्रॉम एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फ्रॉम एनी मटीरियल, कोई भी मटेरियल की हेल्प लेना, रिकॉर्डेड, रिटर्न, कॉपीड, प्रिंटेड इन एनी फॉर्म व्हाट्सोएवर, और यूज़ ऑफ अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और गैजेट। मतलब क्या? आप जो माइक्रोफोन्स आ गए हैं, है ना, माइक्रो हेडफोन्स आ गए हैं, इसके बाद अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेन्स आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, बटन्स आ गए हैं, और बहुत सारी अनऑथराइज्ड
इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिससे कि कहीं ना कहीं ये अनफेयर मीन्स यूज़ करके लीकेज ऑफ पेपर्स होते ही हैं और एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती ही है। इसके बाद कोई भी हेल्प ले लेते हैं किसी भी पर्सन से, मतलब कोई भी किसी के पास इन्विजिलेटर रहता है या जहाँ पे भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होनी है वहाँ से किसी भी अनऑथराइज तरीके से हेल्प लेना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अनफेयर मीन्स के अंदर आती है अगर वो एग्जाम ही नहीं करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ बोला है इन रिलेशन टू एनी पर्सन। अब पर्सन में एग्जामिनी इंक्लूड है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है एनी पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स एन एग्जामिनी, मतलब पर्सन के साथ एग्जामिनी भी इंक्लूड होता है इस डेफिनेशन। मतलब अब क्या हो रहा है कि इन रिलेशन टू एनी पर्सन, अगर वो पर्सन इम्पर्सोनेट, मतलब एक अभी न्यूज़ बहुत चली थी कि एक लड़का लड़की बन के एग्ज़ाम देने गया और मतलब उसकी शायद कोई फ्रेंड की एग्ज़ाम थी, उस फ्रेंड के एग्ज़ाम देने के लिए लड़का लड़की बन के एग्ज़ाम देने चली गया। वो क्या यूज़ कर रहा है, वो अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, है ना। वो क्या कर रहा है, वो अनफेयर मीन्स यूज़ करता है, इम्पर्सोनेट कर रहा है ना, या लीक कर रहा है कोई भी क्वेश्चन पेपर्स, या अटैम्प्ट टू लीक कर रहा है कोई भी क्वेश्चन पेपर, या कॉन्स्पायर कर रहा है कोई भी क्वेश्चन पेपर को लीक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो, ठीक है, ये सारी अगर चीज़ें करते हो तो आपको कहा जाएगा कि आप अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, या तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर को प्रोक्योर करना चाह रहे हो या पजेस करना चाह रहे हो, किस तरीके से, अनऑथराइज मैनर में। प्रोक्योर मतलब किसी को ज़बरदस्ती या दबाव में या अनफेयर मीन्स यूज़ करके किसी की भी पोजेशन में लेना, वो चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आप कहा जाएगा कि अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे हो। कोई भी तरीके से अनफेयर अनऑथराइज्ड मैनर में आप किसी भी क्वेश्चन पेपर बंटने के पहले, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर होने से पहले, है ना, आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो या अटैम्प्ट टू सॉल्व करते हो या किसी की हेल्प लेते हो उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, तो आप क्या कर रहे हो, अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे हो। या किसी भी तरीके से उस एग्जामिनी को असिस्ट कर रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी, इन पब्लिक एग्जामिनेशन इन ऑथोराइज मैनर, तो आप कहा जाएगा कि आपने अनफेयर मीन्स यूज़ करा है। अब एग्जामिनी को हेल्प करना मतलब क्या, पेपर फेंक रहे हैं, फर्रा बना के फेंक रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कोई भी ऐसा गैजेट यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आंसर्स बता पा रहे हैं, या किसी भी तरीके से एग्जामिनी को क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, या किसी भी तरीके से जिस तरीके से उसको असिस्ट किया जा सकता है एग्जामिनेशन में, आप ऐसे कुछ भी टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हो तो कहा जाएगा कि आप अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे हो। अब लास्ट डेफिनेशन यही है कि अगर कोई भी ऐसी डेफिनेशन है जो यहाँ डिफाइंड है, यहाँ यूज़ की हुई, इस एक्ट में यूज़ करी है लेकिन डिफाइंड नहीं है, और आईपीसी में डिफाइंड है, तो उसको सेम मीनिंग असाइंड किया हुआ है, ऐसा समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में जनरली यही बोल के रखा है कि डिक्लेरेशन सेक्शन है कि कोई भी पर्सन अनफेयर मीन्स, जो हमने अभी पढ़े कहाँ, 2 क्लॉज F में, है ना, 2 क्लॉज F में हमने जो पढ़े हैं, ये अनफेयर मीन्स आप यूज़ नहीं करोगे कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन में, है ना। इसके बाद सेक्शन नंबर 4 में बोल के रखा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो ड्यूटी बाउंड हो किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने में, वो लोग उस क्वेश्चन पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन या ओपनिंग होने से पहले, ठीक है, कोई भी पर्सन जो ड्यूटी बाउंड है कंडक्ट करवाने में पब्लिक एग्जामिनेशन, वो लोग उस क्वेश्चन पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले या ओपनिंग होने से पहले आप ना तो उस क्वेश्चन पेपर को ओपन करोगे, ना लीक करोगे, ना प्रोक्योर करोगे, प्रोक्योर मतलब ज़बरदस्ती किसी को तरीके से उसको पोजीशन में नहीं लाओगे, ना अटैम्प्ट टू प्रोक्योर करोगे या पजेस करोगे, और ना ही सॉल्व करोगे, मतलब ओपन भी नहीं करना है, लीकेज भी नहीं करना है, प्रोक्योर भी नहीं करना है, पोजीशन में भी नहीं करना है, और सॉल्व भी नहीं करना है उस क्वेश्चन पेपर को या कोई भी पोर्शन को या कॉपी देयर ऑफ। अब ओपन क्या, जैसे आपने देखा है कोई भी एग्जामिनेशन अगर अपन देते हैं तो क्या होता है, वो क्वेश्चन पेपर सील पैक्ड आता है, और बच्चों को बताते भी हैं, मतलब जब आप स्टूडेंट्स होते हैं, एग्जामिनीज़ को पहले बता देते हैं कि देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है सील्ड पैक्ड है, और नहीं होता है तो फिर समझा जाएगा कि वो लीक हो गया, या ऐसी कुछ भी चीज़ें होती हैं, या ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको उस ड्यूटी के परफॉर्मेंस में, ऐसी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो
आपको उस ड्यूटी के परफॉर्मेंस में, उस रेफरेंस क्वेश्चन पेपर के रेफरेंस में आपको कुछ मिली है इन्फॉर्मेशन, आप उसको डिस्क्लोज़ या आप उसको किसी भी एग्जामिनी या किसी भी पर्सन को नहीं डिस्क्लोज़ करोगे, ठीक है। ये आपको सेक्शन नंबर 4 प्रोहिबिट करता है, कौन को, जो भी ड्यूटी बाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड और इंगेज्ड विद एग्जामिनेशन वर्क। मतलब जैसे अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, है ना, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर कोई भी इंसान को कोई भी वर्क जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड है वो इंटरेस्ट किया गया हुआ, मतलब आपको कोई वर्क दिया है या आप कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन के वर्क में इंगेज्ड हो और वहाँ पे आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड या उस वर्च्यू ऑफ वर्क में, मतलब आप वहाँ पे काम कर रहे थे इसलिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप उसको डाइवर्ज या कॉज टू बी डाइवर्ज नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन नंबर 6 बोलता है कि कोई भी पर्सन ना तो किसी क्वेश्चन पेपर को या आंसर शीट को या ओएमआर शीट को बिना उस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उस क्वेश्चन पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम के पहले, मतलब जब बेल बजती है, जब बेल बजती है उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो इन्विजिलेटर रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, वो क्वेश्चन पेपर को कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब बेल बजती है ना। तो उस बेल बजने के पहले, उस टाइम आने के पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके पहले कोई भी पर्सन जो कि उस पेपर को या उस ड्यूटी बाउंड है या लॉफुली ऑथराइज्ड है या परमिटेड है, ड्यूटीज़ बाउंड है, तो वो पर्सन क्या नहीं करेंगे, कोई भी तरीके से उस क्वेश्चन पेपर या उस ओएमआर शीट को या आंसर शीट को प्रोक्योर नहीं करेंगे, ना अटेम्प्ट टू प्रोक्योर करेंगे, ना पजेस करेंगे उस क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। और ना ही कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको उस ड्यूटीज़ में या उस ड्यूटी परफॉर्मेंस में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको इम्पार्ट नहीं करोगे, ना ही ऑफर टू इम्पार्ट करोगे किसी भी पर्सन को जो उस रिलेटेड हो उस एग्जामिनेशन से, ठीक है। अब प्रोहिबिशन टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब यहाँ पे 3 ही लोगों को कहीं ना कहीं अलाउ करते हैं कि आप 3 लोग जो इसमें बता रही हूँ, ये 3 लोग ही कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन सेंटर में आ सकते हैं। पहला तो कौन है, एग्जामिनी, मतलब जो एग्ज़ाम देने आ रहा है वो तो ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा, मतलब कोई भी जिसके फेवर में एडमिट कार्ड इशू हो गए हैं, और या स्क्राइब, ये लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर में आने का या एंटर होने का परमिशन है। सेकंड पर्सन जो इंटरेस्टेड हो किसी वर्क के लिए, जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन या कंडक्ट ऑफ पब्लिक, क्या बताया था कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में, प्रिंटिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशंस, कोडिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आप भी उस एग्जामिनेशन सेंटर में आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर में अपन ने पढ़ा था ना, कोई भी प्लेस जो फिक्स्ड की हो या यूज़ करी हो होल्डिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में, या कोई भी प्रीमाइसेस अटैच देयर टू, ठीक है। ये सारी एग्जामिनेशन सेंटर में अगर आप कौन कौन, फिर इसके अलावा कोई भी पर्सन जो इंगेज हो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन, पब्लिक एग्जामिनेशन में, तो ये 3 लोगों को ही जनरली अलाउ किया जाता है कि वो इंटर कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी हु इज़ नॉट एन एग्जामिनी या कोई भी पर्सन इंटर नहीं कर सकता प्रीमाइसेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 में जनरली यही बोला है कि कोई भी ऐसा प्लेस आप यूज़ नहीं करोगे जो एग्जामिनेशन सेंटर के अलावा कोई भी प्लेस को आप एग्जामिनेशन सेंटर के जैसे ट्रीट नहीं करोगे और ना ही उसको यूज़ करोगे, ठीक है। नो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड और इंगेज इन वर्क इन पर्टेनेंट टू पब्लिक एग्जामिनेशन शेल कॉज टू बी यूज एनी प्लेस अदर देन एक पब्लिक एग्जामिनेशन द पर्पज ऑफ होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन, मतलब कोई भी दूसरी प्लेस आपको यूज़ नहीं करनी है। सेक्शन नंबर 9 जनरली यही बोलता है कि अगर कोई भी ऑफेंसेस जो इस एक्ट में बता के रखे हैं, जैसे ये अपन ने जो पढ़े हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, है ना, अगर ये कोई भी ऑफेंसेस कोई भी मैनेजमेंट कमिट करता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन कमिट करता है या LLPs कमिट करते हैं और पता चलता है कि जो उनके इंचार्ज है या जो भी उस टाइम पे उस जब ऑफेंस कमिट हुआ है उसके इंचार्ज है
वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस ऑफेंस के लिए, वो समझे जाएंगे डीम टू बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। लेकिन अगर वो बता देता है कि उसकी नॉलेज के बिना और उसने ड्यू डिलिजेंस यूज़ किया था टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, फिर भी ऑफेंस हो गया, तो फिर वो कहीं ना कहीं गिल्टी नहीं होगा, बाकी वो गिल्टी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 13 भी पढ़ लेना चाहिए अपने को। सेक्शन नंबर 13 बोलता है कि अगर कोई भी ये अगर मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूशन या LLPs कमिट करते हैं एग्जामिनेशन के लीकेज या कोई भी ऑफेंसेस जो बता के रखे इस एक्ट में, वो अगर ये कंडक्ट कमिट करते हैं, तो फिर जितने भी ऑफेंसेस कॉस्ट ऑफेंस करने के बाद जो भी कॉस्ट एक्सपेंसेस जो नई एग्जामिनेशन और पुरानी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो कौन बियर करेगा? अब वो LLPs, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस बियर करेंगे। साथ ही ये लोग बैन कर दिए जाएंगे, मतलब इनके इंस्टीट्यूशन अब बैन हो जाएगा कि इनके इंस्टीट्यूशंस में, इनके मैनेजमेंट में कोई भी दूसरी पब्लिक एग्जामिनेशन अब कंडक्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, एग्जामिनी जो अपन ने क्लॉज F के 2 के क्लॉज F1 में पढ़ा था कि अगर वो क्या क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बताया था अपन ने, यूज़ कर रहे हैं अनऑथराइज्ड तरीके से कोई भी मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटल गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट या हेल्प ले रहे हैं कोई भी पर्सन से, या कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो आप, तो कहा जाएगा कि आपने अनफेयर मीन्स यूज़ करा है। ठीक है, या तो फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो या हेल्प ले रहे हो किसी भी चीज़ से, तो वो कहा जाएगा कि आपने अनफेयर मीन्स यूज़ करा है। इसके अलावा या आप कोई भी ऑफेंसेस कॉन्ट्रावेंस और अबेट्स टू कॉन्ट्रावेंट एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब या आप 3 से लेके जो 8, 9 तक बता के रखा है ना, इन प्रोविजंस को कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, कॉन्ट्रावेंट करते हो, तो फिर आपको कौन कौन सी पनिशमेंट मिलती है वो देख लेते हैं। एग्जामिनी ये सारा काम करता है, एग्जामिनी करता है, तो एग्जामिनी को कौन कौन सी पनिशमेंट मिलेगी? 3 ईयर्स तक की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट में मिलेगी आपको, और 10 लाख रुपीज़ फाइन भी मिलेगा। ठीक है, मतलब आप लाइबल हो जाएंगे इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स एंड ऑल्सो विथ फाइन शेल नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख रुपीज़ तक का आपको यहाँ पे फाइन मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अगर आपने 1 लाख रुपीज़ जो ये आपको फाइन के तौर पे दिया था, इसका डिफ़ॉल्ट कर जाते हो पेमेंट में, तो फिर आपको 9 मंथ्स की और एक्स्ट्रा एडिशनल पनिशमेंट मिलेगी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ दी पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, एग्जामिनी की रिलेटेड ये बात हो रही है। अब अगर कोई भी दूसरा पर्सन है ना ये सारे काम करता है जो हमने 2 क्लॉज F के क्लॉज सेकेंड में पढ़ा था, जिसमें क्या क्या बताया था। सबसे पहले तो यही था कि अगर आप कोई भी अनफेयर मीन्स या इम्पर्सोनेशन करते हो, लीकेज करते हो, सॉल्व करते हो क्वेश्चन पेपर, असिस्ट करते हो एग्जामिनी को पब्लिक एग्जामिनेशन में, तो अगर ये सारे काम करते हो आप, या कोई भी इस एक्ट के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन करते हो आप, तो आपको मिनिमम 5 साल का इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम कितना 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। मतलब इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 ईयर्स एंड विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, ये लिखा 10 ईयर्स है ना, 10 ईयर्स तक का आपको इम्प्रिजनमेंट, वहाँ पे आप लाइबल होंगे, पनिश्ड किए जाओगे, प्लस फाइन तो भयंकर ही है बाबा। मतलब फाइन इसमें 10 लाख से 1 करोड़, 10 लाख से 1 करोड़ तक, मतलब मिनिमम 10 लाख तो आपको फाइन मिलेगी ही मिलेगी, है ना, पेनल्टी। और इसके साथ साथ 1 करोड़ तक का फाइन आपको दिया जा सकता है। तो जितना आपको एग्जामिनेशन देने के बाद आप नहीं कमाओगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ाइन देना पड़ जाएगा। इसलिए कोई भी अनफेयर मीन्स ना यूज़ करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, पढ़ें लिखें फिर एग्ज़ाम दें। इतने प्यारे प्यारे वीडियोस बना रहे हैं, इनको देखें और फिर अपनी एग्ज़ाम दें। ठीक है, अगर आप 10 लाख या 1 करोड़ जो आपको पनिशमेंट पेनल्टी दी है, आप वो नहीं भरते हो, तो फिर क्या होगा? प्लस 2 ईयर्स को आपका ये 2 ईयर्स की पनिशमेंट आपको डिफ़ॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन में आपको दिया जाएगा। प्रोवाइजो में बोल के रखा है कि अगर आप 5 साल से नीचे वाली कोई भी
इम्प्रिजनमेंट देते हो तो वहाँ पे आपको एडुकेट स्पेशल रीजंस बताने पड़ेंगे। सेक्शन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है, कि अगर कोई भी एग्जामिनी सेक्शन नंबर 10 में कॉन्ट्रावेन कर जाता है या ऑफेंसेस कमिट कर देता है कोई भी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट का, तो फिर वो डिबार्ड हो जाएगा उस एग्जामिनेशन से। कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। है ना, कि कितने टाइम के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से। ठीक है, तो 2 ईयर्स के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से। अब सेक्शन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पुराने एक्ट में ये चीज़ें नहीं थी कि भाई अगर आप कोई भी ऐसे ऑफेंसेस करते समय आपको कोई भी प्रॉपर्टी गेन होती है या प्रॉपर्टी मिलती है या किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी कोई भी आपके हाथों में आती है तो उसका क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस इन दिस अंडर दिस कोड क्या होगा। तो प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट क्या होगा भाई, तो ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल चाहे इमूवेबल, all kinds of properties which have been derived or obtained from the commission of an offence under this act and have been acquired थ्रू फंड्स, मतलब आपने कोई भी पैसे मिले, पहले पैसे से भी आपने कोई भी चीज़ें एक्वायर्ड कर ली है, ट्रेसेबल टू एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शेल इंक्लूड कैश, चाहे वो किसी की भी नाम पे आया हो, वो कहा जाएगा प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा इस प्रोसीड्स ऑफ ऑफेंस का, तो पहले तो बोला है कि भैया कोई भी ये प्रोसीड्स ऑफ ऑफेंस का पोजेशन नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर जो भी ऑफिसर इस ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसको पता चलता है कि कोई भी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट, है ना, बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस, अगर उसको पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस है, तो फिर क्या करेगा, वो प्रायर अप्रूवल लेगा किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, और वो प्रॉपर्टी को सीज कर देगा, है ना। और अगर वो सीजेसर जो है उस प्रॉपर्टी का पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या करेगा, अटैचमेंट कर देगा, कुर्की कर देगा उस प्रॉपर्टी को, और सच प्रॉपर्टी शेल बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डील विद एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर, और उस प्रॉपर्टी को तब तक आप ना तो ट्रांसफ़र कर सकते हो और ना ही उससे डील कर सकते हो, लेकिन अगर आपको करना है तो जिस पर्सन ने अटैचमेंट करा है उसकी परमिशन ले लो या तो फिर डेजिग्नेटेड कोर्ट की परमिशन ले लो। ठीक है, और फिर आप उस प्रॉपर्टी से डील कर सकते हो, नहीं तो फिर आप अगर अटैचमेंट हो गई तो उस प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी को सीज कर रहा है या अटैच कर रहा है तो फिर वो क्या करेंगे, 48 आवर्स में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 48 आवर्स में आप क्या करोगे, किसी भी डेजिग्नेटेड कोर्ट को इन्फॉर्म करोगे, ड्यूटी बाउंड हो आपकी, इन्फॉर्म करोगे 48 आवर्स में कि आपने सीजर करा है या किस प्रॉपर्टी का आपने अटैचमेंट करा है। अगर डेजिग्नेटेड कोर्ट को लगता है तो वो चाहे तो उस जो सीज़र है, अटैचमेंट है, उनको कन्फाइन कर सकता है या रिवोक कर सकता है सीज़र अटैचमेंट को। ठीक है, जब ये डेजिग्नेटेड कोर्ट कन्फाइन करता है या रिवोक करता है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियरिंग देना है आपको, किसको, जिसकी भी प्रॉपर्टी अटैच्ड हो रही है। इसके बाद अगर डेजिग्नेटेड कोर्ट को लगता है तो जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है वो पनिशमेंट भी अवॉर्ड कर सकता है या ये ऑर्डर कर सकता है कि जो प्रॉपर्टी सीज की गई है या अटैच कर ली गई है उसको स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फिस्केट कर दी जाए फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। कौन करेगा, ये डेजिग्नेटेड कोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सेट्रा टू पे ऑल कॉस्ट, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सेक्शन नंबर 9 में कि अगर कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन LLP ऑफेंस कमिट करता है तो जो भी उसका इंचार्ज होगा, है ना, वो क्या करेंगे, वो कॉस्ट और एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू जो भी एग्जामिनेशन है, और वो कॉस्ट और एक्सपेंडिचर कौन डिटरमाइन करेगा, डेजिग्नेटेड कोर्ट जो है वो डिटरमाइन करता है, वो सारी बियर करनी पड़ेंगी आपको। इसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, मतलब जो LLPs है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोगों को अब बार कर दिया जाएगा फॉर एवर कि आपके
या अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं या आपके मैनेजमेंट है या LLPs हैं, यहाँ पे आप कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं की जाएगी। इस एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निसेबल हैं, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है कि इस एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निसेबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। कॉग्निसेबल मतलब यहाँ पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है विथआउट वारंट। नॉन बेलेबल है मतलब यहाँ पे बेल एज इन आपको राइट प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसके अलावा देखें तो नॉन कंपाउंडेबल है मतलब यहाँ पे आप 320 CRPC में इसको कंपाउंड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। तो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP सर जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे ऑफेंसेस को। ठीक है, केसेस जो भी रहेंगे वो डेजिग्नेटेड कोर्ट जो जितने भी सेक्शन नंबर 17 में बनाए गए हैं वो ट्राई करेंगे। ठीक है, अब डेजिग्नेटेड कोर्ट कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगी। किसके थ्रू? नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। ठीक है, और किसको? देखो वेरी गुड, ये कोर्ट ऑफ सेशन को डेजिग्नेट करेंगी एज एन डेजिग्नेटेड कोर्ट। हम बॉक्सों में भी देखते हैं और अदर एक्ट्स में भी देखते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन को वहाँ पे स्पेशल कोर्ट की डेजिग्नेशन मिल जाती है। ठीक है, किसके कंसल्टेशन से? तो कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान एज इट मे बी नेसेसरी टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। इनका काम क्या है कि ट्रायल कंडक्ट करवाना, जो भी इस एक्ट में ऑफेंसेस बता के रखे उनका। सेक्शन नंबर 18 देखते हैं, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। मतलब कोई भी एक्ट इनके अलावा अगर है, इन एडिशन एंड टू नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। मतलब जो भी, मतलब 1992 की एक्ट की ही बात कर रहे हैं कि इनके एडिशन में होगा और नॉट इन डेरोगेशन होगा उस एक्ट के। ठीक है, रिमूव डिफ़िकल्टीज़, तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी उनकी रिमूवल करने की पावर है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करवा के कोई भी चीज़ें जो कि लगता है स्टेट गवर्नमेंट को रिमूविंग द डिफ़िकल्टी, तो वो कर सकती हैं जब कभी भी डिफ़िकल्टी अराइज होती है तो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई भी पावर्स रूल्स बनाना है तो रूल्स बनाने की पावर किसको दे रखी है? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रूल्स बनाएंगी और वो लेजिस्लेचर के सामने 14 डेज़ के पहले पहले मतलब आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो ये एक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और हमने अभी तक राजस्थान के दोनों लोकल लॉज जो APO एग्जामिनेशन में आने वाले हैं वो कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। होप कि आपको ये एक्ट्स और जो मेरा टीचिंग स्टाइल है आपको पसंद आया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दिस एंड कीप वॉचिंग अदर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू।